हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट क्लास बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करेंगे। इस चैप्टर में 3 अलग अलग तरह के चैप्टर हैं। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग, थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। बिफोर यू रीड, एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास। क्लास में चर्चा करें। फर्स्ट, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। कौन से चित्र लोगों के और जगहों के आपके दिमाग में उभरते हैं जब आप अपने देश के विषय में सोचते हैं। सेकंड, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आप भारत के कौन से भाग में रह चुके हैं या कौन से भाग की यात्रा कर चुके हैं, क्या आप कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बता सकते हैं। Third, you may know that apart from the British, the Dutch, and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? आप ये जान पाएंगे कि अंग्रेजों के अलावा डचों ने, फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने भी हमारे राष्ट्र के इतिहास में अपने अपनी भूमिका बनाई है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस भाग पर फ्रांसीसियों व पुर्तगालियों का प्रभाव देखने को मिलता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो फर्स्ट टी सेकेंड कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं भारत के कौन से भाग में चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यह कहानी गोवा के एक गांव के पारंपरिक पाव बनाने वाले का सब चित्रण है जो अपने समाज में अभी भी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old, time tested furnaces still exist. हमारे बूढ़ों ने अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, पुर्तगालियों की और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों के अतीत के बारे में प्रसन्नता से अक्सर चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। पाव अर्थात डबल रोटी के खाने वाले गायब या ख़त्म हो चुके हैं होते, किंतु बनाने वाले अभी भी हैं, इसलिए ख़त्म नहीं हुए। हमारे बीच अभी भी मिश्रण करने वाले, सांचे में डालने वाले और वे जो पावों को पकाते हैं वे अभी भी हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padir in Goa. वे युगों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियां अभी भी जिंदा है। भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। परंपरागत बेकर पाव बनाने वाले के बांस की धमधम व झंकार सुबह में उनके आने का संकेत देते हुए आज भी सुनी जा सकती है। हो सकता है पिता अब जीवित न हो, किंतु बेटा अभी भी उस परंपरा को सफलतापूर्वक जारी रखे हुए है। यह बेकर्स अर्थात पाव बनाने वाले गोवा में आज भी पादेर के रूप में जाने जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Paskin and Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. गोवा में हमारे बचपन के दौरान पाव बनाने वाला हमारा मित्र, संगी व पथ प्रदर्शक हुआ करता था।
वह दिन में कम से कम 2 बार तो आता ही था। एक बार तो वह तब आता जब सुबह होती और बिक्री के लिए चक्कर लगाने रवाना होता था, और पुनः तब जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के पश्चात अर्थात बेच कर आने के पश्चात लौटता था। उसके बांस की झंकृत धमधम की आवाज़ से हमारी नींद खुल जाती और हम उससे मिलने व अभिवादन करने दौड़ पड़ते। ऐसा क्यों था? क्या ऐसा पाव के प्रेम के कारण था? बिल्कुल भी नहीं। पाव को तो पास्किन या बास्तिन नामक घर की नौकरानियों द्वारा खरीदा जाता था। हमें क्या चाहिए था? बस वे ब्रेड चूड़ियाँ जिन्हें हम सावधानीपूर्वक चुनते थे। कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनी मीठी डबल रोटी होती थी जिन्हें हम पसंद करते थे। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. बेकर विशेष रूप से बने बांस के लट्ठे से झैंग झैंग की आवाज़ के साथ उस जगह पर अपनी संगीत में पहुँच से प्रवेश करता, एक हाथ सिर पर रखे टोकरी को सहारा देता और दूसरा हाथ बांस को जमीन पर बजाता रहता। वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता और फिर सीधे बांस पर अपनी टोकरी रख देता। हम बच्चों को तो हल्की डांट से एक तरफ धकेल दिया जाता और पाँव को नौकर दे दिया जाता, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं थे। हम एक बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते और कैसे न कैसे टोकरी के अंदर झाँक लेते। I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. मैं आज भी उन पावों की विशेष प्रकार की सुगंध को याद कर सकता हूँ। बड़ों के लिए पाव, बच्चों के लिए चूड़िया पाव। फिर तो हम अपने दांतों को साफ करने या ठीक से मुंह धोने की भी चिंता नहीं करते थे, और हमें चिंता करनी भी क्यों चाहिए? कौन आम के पत्तों को दांतों की ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की जहमत मोल लेता? और यह बिल्कुल ज़रूर भी क्यों था? बाघ कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता। गर्म चाय आखिरकार सभी चीज़ों को अच्छी तरह धो डालती है, वह साफ कर डालती है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and Bolihans are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. वैवाहिक उपहार मीठी ब्रेड जिसे बॉल कहते हैं कि बिना बेकार हैं। जैसे कि एक पार्टी या दावत ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देती है। एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण होता है, यह प्रदर्शित करने के लिए ऊपर कही गई बात भी पर्याप्त नहीं है। अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर एक गृह स्वामिनी के लिए सैंडविच बनाना जरूरी होता है। क्रिसमस व अन्य पर्वों के लिए केक व बॉलीहान जरूरी होते हैं। इस प्रकार गांव में एक पाव बनाने वाले की भट्टी की उपस्थिति पूर्ण रूप से जरूरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. उन दिनों का बेकर, पाव बनाने वाला या ब्रेड विक्रेता एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनता था जिसे कबाई के रूप में जाना जाता था। यह एक कपड़े की बनी लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। हमारे बचपन में हमने
पाव बनाने वाले को एक कमीज और एक ऐसा ट्राउजर्स पहने देखा था जो पूरी लंबाई से थोड़ा कम व नेकर से लंबी होती थी। आज भी कोई भी जो ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक होता है, वो ऐसी टिप्पणी आमंत्रित करता है कि उसने पादरी जैसी पोशाक पहन रखी है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was needed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. पाव बनाने वाला अपने बिलों का भुगतान अधिकतर माह के अंत में एकत्रित करते थे। महीने भर का खाता किसी दीवार पर पेंसिल से दर्ज किया जाता था। पाव बनाना उन दिनों वास्तव में लाभकारी व्यवसाय था। पाव बनाने वाला और उसका परिवार कभी भूखों नहीं मरता था। उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा प्रसन्न व समृद्ध दिखाई देते थे। उनका गदराया हुआ शरीर इसका खुला प्रमाण था। यहाँ तक कि आज भी किसी के कटहल के फल जैसी शारीरिक बनावट की आसानी से एक पाव बनाने वाले से तुलना की जा सकती है। Second, Kurg. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. कुर्ग काफ़ी उत्पादन का देहाती इलाका है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. मैसूर व तटवर्ती कस्बे मैंगलोर के मध्य स्वर का एक भाग स्थित है जो जरूर ही हवा के झोंकों के साथ ईश्वर के राज्य से यहाँ बहकर आया था। गोलाई ली हुई पहाड़ियों की यह भूमि लड़ाकू पुरुषों तथा सुंदर महिलाओं की एक गर्वीली प्रजाति और जंगली प्राणियों द्वारा निवासित की जाती है। Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices, coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect, with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला सदाबहार वर्षा वनों, मसालों व कॉफ़ी की खेती का घर है। सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% को आच्छादित किए हैं। मानसून के दौरान यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण बहुत से पर्यटक दूर ही रहते हैं अर्थात यहाँ की यात्रा नहीं करते हैं। आनंद की ऋतु सितंबर से चालू होती है और मार्च तक चलती है। मौसम कुछ अतिरिक्त बौछारों के साथ अच्छा बना रहता है। हवा हमें काफ़ी की ऊर्जावान सुगंध से प्रेरित कर देती है। काफ़ी भू संपदा और मुख्य कोनों में स्थित औपनिवेशिक बंगले वृक्षों रूपी सायाने के नीचे सिमटे खड़े रहते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's armies moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurd. कुर्ग के उग्र आज़ाद लोग शायद ग्रीक या अरब के वंशज हैं। जैसा कि एक कहानी प्रचलित है कि सिकंदर की सेना एक भाग तट के सारे दक्षिण चला गया और जब वापसी अव्यवहारिक हो गई तो यहीं बस गया। इन लोगों ने स्थानीय निवासियों में विवाह संबंध स्थापित कर लिए और इनकी संस्कृति भी स्वाभाविक रूप से लड़ाकू परंपराओं में है। विवाह व धर्म संस्कार भी हिंदू मुख्य धारा से अलग हैं। अरब उद्गम का सिद्धांत कोडावूस द्वारा एक कसीदाकारी किए गए कमरबंद के साथ पहने जाने वाले
लंबे काले कोट से समर्थन पाता है। कुपिया के रूप में जाना जाने वाला यह अरबों व कुर्दों द्वारा पहना जाने वाला कुफिया से मिलता जुलता है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavars are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कुर्गी घरों में आतिथ्य सत्कार एक परंपरा है और वे अपने पुत्रों व पिताओं की वीरताओं की अनेक गाथाओं का वर्णन करने में आवश्यकता से अधिक इच्छा रखते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त रेजिमेंटों में से एक है और भारतीय सेना का प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। अभी भी भारत में कोडावुसु एकमात्र लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति दी जाती है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahavat. नदी कावेरी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों में जंगलों से प्राप्त करती है। महासिर शुद्ध जल की एक विशाल मछली इन जलों में भरपूर है। किंगफिशर अपने शिकार के लिए गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरियां व लंगूर शरारत के लिए आंशिक खाया हुआ फल स्वच्छ जल में गिराते हैं ताकि गिरने पर होने वाली छपाक व लहरीय प्रभाव का आनंद ले सकें। हाथी नहलाए जाने का व उनके महाव द्वारा नदी में उन्हें रगड़े जाने का मजा लेते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. सर्वाधिक आनंद पसंद व्यक्ति भी नदी में राफ्टिंग अर्थात सपाट नाव, कैनोइंग अर्थात संकरी लंबी नाव, रैपलिंग चट्टान से रस्से के सहारे उतरना, चट्टान आरोहण और पर्वत मोटरसाइकिलिंग करने पर जीवन के उच्च ऊर्जावान साहसी कार्य करने वाले में रूपांतरित हो जाते हैं। इस क्षेत्र की अनेक पैदल सैर पगडंडियां पैदल चलने वालों के लिए बहुत पसंद वाली है। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macacus, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ वहाँ हैं। मैकाकस छोटी पूंछ वाले वानर, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और पतले लजीले वानर वृक्षों रूपी सामियाने से चौकस नजर रखते हैं। मैं हालांकि जंगली हाथियों से दूर हटकर चलने को प्राथमिकता देता हूँ। The climb to the Brahmgiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadam, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. A nearby Bailakupi is a bonus. The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको कुर्ग के कोहरेदार भूदृश्य के विशाल नज़ारों के अंदर के ले आती है। रस्सों के पुल पर पैदल चलकर जाने पर 65 एकड़ के निसार गदमा द्वीप पर पहुंचते हैं। भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से बाइलाकुप्पी के समीप बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचना एक अधिक लाभ है। भारत के दिल व आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ कुर्ग में लाल, गेरू और पीली पोशाकों वाले भिक्षु उन बहुत से आश्रयों में से एक है जो अभी उन्हें खोजने हैं। Third, tea from Assam. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at the school in Delhi.
Pranjol's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजोल एक आसामी बालक है जो दिल्ली के एक विद्यालय में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजोल के पिता ऊपरी आसाम में एक चाय बागान में प्रबंधक की पोस्ट पर है और प्रांजोल ने राजवीर को गर्मी के अवकाश में अपने घर आने का निमंत्रण दिया है। Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, Chai Shab, give us 2 cups. Pranjol said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. चाय गरम गरम चाय, एक फेरी वाला ऊंची आवाज में पुकारते हुए बोला। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछने लगा, चाय साहब, हमें 2 कप दे दो। प्रांजल ने कहा। वे भाप वाले गरम पेय की चुस्कियां लेने लगे। उनके डिब्बे में लगभग सभी चाय पी रहे थे। क्या तुम जानते हो कि प्रतिदिन चाय के 80 करोड़ से अधिक कप संसार भर में पिए जाते हैं? राजवीर ने कहा। Hugh, exclaimed Pranjal, tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then his soft green paddy field gave way to tea bushes. ह्यू, प्रांजोल भावों से चिल्लाया, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजोल ने अपनी नाक पुनः अपनी जासूसी किताब में गाड़ दी। राजवीर भी जासूसी कहानियां पढ़ने का बहुत शौकीन था, परंतु उस क्षण वह सुंदर दृश्य देखने को अधिक इच्छुक था। हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर नरम हरे धान्य के खेतों ने चाय की झाड़ियों को जगह दे दी, अर्थात धान के खेत समाप्त हो गए और चाय के बागान चालू हो गए। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. यह भव्य दृश्य था। सघन वन से आच्छादित पहाड़ियों के पृष्ठ पर दूर जहां तक नजरें जा सके चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था। छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए लंबे मजबूत छायादार पेड़ थे और बीच में व्यवस्थित रूप से लगी झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलकती आकृतियां थी, अर्थात चाय के पत्ते तोड़ने वाली स्त्रियों की आकृतियां थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कुछ दूर पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी ऊंची चिमनियों से धुआं लहराकर बाहर निकल रहा था। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. हे, एक चाय का बागान, राजवीर उत्तेजना से चिल्लाया। प्रांजल, जो इन्हीं बागानों में जन्मा था और बड़ा हुआ था, राजवीर की उत्तेजना को नहीं बांट सका। ओह, यह अब चाय का क्षेत्र है, उसने कहा। आसाम में संसार के सबसे अधिक बागानों का केंद्रीकरण है। तुम यहाँ पर्याप्त बागान देखोगे जो तुम्हारे पूरे जीवन में भी समाप्त नहीं होंगे। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said there were tea leaves. They were tea leaves. मैं चाय के बारे में इतना अध्ययन कर रहा हूँ जितना संभव हो सकता था, राजवीर ने कहा। कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, किंतु बहुत सी पौराणिक कथाएं जरूर है। कैसी कथाएं? अच्छा, एक तो है चीन के महाराजा की जो जल पीने से पूर्व उसे उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों के कुछ पत्ते जल में गिर गए और इसने जल को स्वादिष्ट जायकेदार बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी।
टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। मुझे दूसरी भी बताओ, प्रांजोल ने उपहास किया। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. हमारे पास एक भारतीय कथा भी है। बुद्धिधर्मा, एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक, ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि ध्यान के दौरान वह नींद जैसा महसूस करता था। उन पलकों से चाय के 10 पौधे उग आए। इन पौधों के पत्तों को जब गर्म जल में डाला गया और उसे पिया गया तो नींद आनी बंद हो गई। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. चाय सबसे पहले चीन में पी गई, राजवीर ने आगे कहा, इतनी पहले जितनी कि 2700 बीसी ईसा पूर्व। वास्तव में ये सब जैसे टी, चाय और चीनी भी चीन देश से ही हैं। चाय यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में आई और एक दवा के रूप में अधिक ली जाती थी बजाय एक पेय पदार्थ के रूप में। द ट्रेन clattered into Marani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. रेलगाड़ी खड़खड़ करती हुई मरियानी जंक्शन में गई। बालकों ने अपने सामान एकत्रित किए और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर धकेलते चल पड़े। प्रांजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards Dekiabadi, the tea garden managed by Pranjol's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekiabadi tea estate. शीघ्र ही वे धेकियाबाड़ी की ओर यात्रा कर रहे थे जहां प्रांजोल के पिता चाय बागान का प्रबंधन करते थे। 1 घंटे के उपरांत कार मुख्य सड़क से अचानक तेजी से मुड़ी। इन्होंने एक मवेशी पुल पार किया और धेकियाबाड़ी चाय बागान में प्रवेश किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. रोड की सड़क के दोनों ओर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियां थी जो सफाई से काट छाट कर समान ऊंचाई की थी। चाय तोड़ने वाले के झुंड अपनी पीठों पर बांस की टोकरियां लादे हुए थे और प्लास्टिक एप्रन पहने थे। वे नई अंकुरित पत्तियों को तोड़ रहे थे। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने गाड़ी धीमी कर ली ताकि चाय की पत्तियों से भरी एक रेड़ा गाड़ी वाला ट्रैक्टर निकल जाए। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. यह दूसरी फसल या अंकुरण का समय है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक चलेगा और सबसे बढ़िया चाय पैदा करेगा। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पूर्व तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, प्रांजोल के पिता ने आश्चर्य से कहा। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया, किंतु मैं आशा करता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और अधिक सीखने को मिलेगा। आशा है आपको चैप्टर समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।